हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी वीडियो बनने हैं ये एक मूवमेंट है कि किसी निर्दोष को सज़ा ना मिले और लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो एक कॉम्प्लिकेशन रहता है सारे लॉ में, वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। वो हमारी एक समझाने का प्रयास है, एक मूवमेंट है जिससे हम अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हम डिस्कशन करते हैं, श्री शेष कुमार सिंह एडवोकेट हैं ये, जिनको 35 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये सिविल केसेस और आपके क्रिमिनल केसेस दोनों देखते हैं। इनको हार्ड कोर का नॉलेज है, जो कहने का मतलब कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कोर्ट में, तो उसके बारे में ये एक्चुअल में आपको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कैसे कैसे लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेंडमेंट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सर, ये क्या होता है और इसमें आप क्या डिस्कशन में क्या बताएंगे आज? हमारे व्यूअर्स जो है पहले भी डिमांड कर चुके हैं। मैंने सीआरपीसी के बारे में जी 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 जी, हमारे क्या कहते हैं कई व्यूअर्स ने इसके बारे में पूछा है कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए जिससे उनको और जानकारी हो सके। जी जी, क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी के अभियोजन के संचालन के लिए एविडेंस एक्ट भी उतना ही ज़रूरत है जी, कि बिना साक्ष्य के कोई चीज़ अभियोजन किया नहीं जा सकता जी। तो इसलिए हम थोड़ा साक्ष्य अधिनियम भी बताना चाहते हैं, इस पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले साक्ष्य अधिनियम पर बताने से पहले, एविडेंस एक्ट पर चर्चा करने से पहले जो अमेंडमेंट आए हैं नए, उनको बताना बड़ा जरूरी है। जी। तो ये जो 213 में अमेंडमेंट आया जी। तो ये क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम के नाम से मशहूर हुआ। ये 64 देश के 64वें गणतंत्र के 64 ईयर में ये अमेंडमेंट किया गया। उस समय देश में औरतों के बारे में बहुत सारे अपराध दिल्ली में हुए और उसमें निर्भया कांड और क्या जी 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 जी, निर्भया कांड तो काफी फेमस है, दिल्ली में हुआ था। बहुत सारे मूवमेंट चले, तो उसके बाद कानून को कड़ा किया गया। जी जी, ये कांग्रेस के टाइम की बात है। जी जी जी, कानून को कड़ा किया गया और उसमें एविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया। एविडेंस एक्ट में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, तीनों में संशोधन किया गया और वो इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से पास किया गया, इसको जी लागू किया गया। तो इसमें जो 4 संशोधन जो हम एविडेंस एक्ट के बारे में आज बता रहे हैं। 53 का साक्ष्य अधिनियम जो कोर एक्ट था, उसमें ये था कि अभियुक्त के चरित्र को रिलेवेंट साक्ष्य माना जाता था। जैसे अभियोग जिसके विरुद्ध चल रहा अपराधी जो है वो चरित्रवान है, ये साक्ष्य में ग्राह्य था। जी जी, है ना, रिलेवेंट साक्ष्य था। जी जी जी, उस पर कोर्ट अब उसको अमेंड कर दिया गया जी कुछ खास मामलों में, है ना जी। जो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में है ना, जो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में धारा 354 ABCD करके सेक्शन है जो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, और 376 है 376 रेप के केस में ये संशोधन किया गया जी कि अगर कोई केस अगर किसी के खिलाफ अपराध बनता है तो उसमें चरित्र जो है कोई रिलेवेंट फैक्टर मायने नहीं रहता, उसका किसी को फायदा नहीं, अपराधी को नहीं पहुंचेगा। मतलब पहले ऐसा था, ये क्या कहते हैं, जब वो हुआ है आपका अमेंडमेंट, तो उस अमेंडमेंट में ये चरित्र वाला हटा दिया गया। हाँ, वे कि उसको कोई फायदा नहीं मिल सकता, उसका वो रेलिवेंट, हाँ, प्रॉफिट नहीं मिल सकता कोई भी टाइम किसी या जैसे अभियोजन के समय या क्रॉस क्वेश्चन के समय इस तरह से कि कोई महिला दुष्चरित्र है या वो इस तरह से स्वभाव से ही गलत है, उसका लाभ अभियुक्त को ना मिले, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया। जी जी जी, तो ये हो गया 53 जी, है ना जी। उसके बाद 114 114 जी, धारा 114 में अमेंडमेंट किया गया। उसमें अगर अभियोजन, उसमें वही 353 54 है ना, और ये 376 में जो अभियुक्त है वो कब सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप बन जाता है उस पर विवरण है। अच्छा, है ना जी, कि जैसे जब कंसेंट, महिला का कंसेंट ही सब कुछ हो गया जी, है ना,
और वो न्यायालय उससे ज़्यादा कुछ उस पर नहीं वो कर सकता, नहीं कर सकता है ना। कंसेंट माने रखता है। जी। अगर वो कहती कंसेंट नहीं था मेरा जी तो अपराध बन जाता है। अच्छा। वो रेप हो जाता है जी। सेक्सुअल इंटरकोर्स। जी ठीक है जी। और उसमें जो है न्यायालय उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं करेगा, उसको वैसे ही महिला के बयान को मान लेगा और उसको मतलब वो क्राइम को हाँ मेन क्या कहते हैं स्टेटमेंट पर मान लिया जाएगा। वो जी। मान लिया जाएगा। उसमें कोई जिरा है या उसको किसी तरह से बदला नहीं जा सकता है ना। उसके आधार पर अभियोजन हो जाएगा। जी। तो एक बहुत बड़ा चेंज ये हो गया। जी। पूरी तरह से एक तरफा हो गया। अभियुक्त को बचाने का कोई रास्ता बचता नहीं है ऐसे केस में। जी जी। अब उसके बाद तीसरा अमेंडमेंट किया गया 119 में 119 सेक्शन जो था उसको अमेंड कर दिया गया। जी। उसमें यह है कि पहले जो मौखिक साक्ष्य था, मौखिक बयान होता है कोर्ट पे, जी। अगर उसको करने की स्थिति में नहीं है कोई, ऐसा भी है, तो ऐसी स्थिति में वो लिख कर दे सकता है बयान अपना। जी। कोर्ट पे लिख के दे सकता बाई हैंड लिख सकता है। अच्छा मतलब कोई लेडीज हैं तो बाई हैंड अगर वो जबान से नहीं बोल सकते, जैसे बोलने में असमर्थ है, कोई बोल भी नहीं पाते। हाँ मतलब तमाम औरतों के साथ ऐसे किया गया कि तमाम औरतें ऐसी थी जो जिनके साथ जो बोल नहीं सकती, उनके साथ अपराध हो गया। जी जी। ऐसी स्थिति में उनका बयान बहुत मायने रखता है। अगर वो बयान नहीं दे पाती हैं तो वो लिख के दे सकती हैं। अगर लिख के बयान नहीं हो सकता है तो चिन्ह बना के दे सकती हैं। जी। अगर उनकी भाषा अलग है तो दुभाषियों का प्रयोग कर सकती है। जी। इसके अलावा वीडियो बनाकर भी बताया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। जो वीडियो हो गया वो भी एक्सेप्टेबल हो गया एविडेंस। जी जी। तो इस तरह से ये सारे अमेंडमेंट हुए। इसके अलावा धारा 146 एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जो ये 156 का संशोधन बड़ा मायने रखता है कि अब महिलाओं से क्रॉस क्वेश्चन करते समय उनके सेक्स एक्सपीरियंस या उनके साथ कैसे क्या ऐसा उन्होंने वो इसके स्वभाव है उनका ऐसा करने का, इस तरह से सेक्सुअल क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पे रोक लगा दी गई है। जी। इसके तहत जी 146 में संशोधन कर दिया गया। 146 में आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो एम्बैरेसिंग हो किसी लेडीज के लिए, और वो उसका बयान न दे सके या उनके चरित्र के बारे में आप नहीं पूछ सकते। जी जी। तो इससे कानून अपना काफी कड़ा हो गया और अभियोजन को निरपराधी को बचाना थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है ना। तो इस तरह से अपना कानून में जो संशोधन किया गया, हालांकि इससे आज भी अपराध वैसे ही हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया है। जी जी। इसका मतलब बिना नैतिक शिक्षा के या शिक्षा में बिना बदलाव के इन चीजों को बदला नहीं जा सकता। ये सिर्फ सख्ती से या कानून कड़ा कर देने से या कोई अगर इससे कोई निर्दोष आदमी भी सजा खा सकता है। कुछ संशोधन कड़े कानून कर देने से ऐसी संभावना हो जाती है कि सुधार की भावना खत्म हो जाती है। उसमें कुछ निरपराधों को भी सजा हो सकती है, जहाँ पुलिस पे दबाव पड़ा, गलत आदमी को उन्होंने हो सकता कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वो सजा भी खा सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कानून में संशोधन उसी हद तक होना चाहिए जो जिससे कि सुधार की भावना बनी रहे। जी है ना। इस पर आजकल तमाम केसेज सुनने में आ रहे हैं कि लोग इस कानून का गलत फायदा भी उठा रहे हैं, फर्जी आदमी को फंसाया जा रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कानून सख्त बनाने का मतलब यह है कि कानून में बचने का रास्ता बंद किया जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज हमारे पास टाइम इतना है, तो बाकी डिस्कशन और क्रॉस क्वेश्चन हम आपसे कल करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। जी जी। तो थैंक फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे ब्लॉग का लिंक इस वीडियो के नीचे है, फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे। और हम आपको कई वीडियो से कह रहे हैं कि श्री शेष कुमार जी का जो क्या कहते हैं फ़ोन नंबर है और बाकी डिटेल्स आपको ब्लॉग पे मिलेंगी, वो हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणों से, तो हम वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप लोग उनसे डायरेक्ट फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। और अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाता हूँ किसी वीडियो से, किसी भी क्या कहते हैं CRPC से, या फिर ये जो आज हमने वीडियो बनाया है, तो आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे ब्लॉग पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर लॉ स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, अगर एडवोकेट देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी अपनी जैसे भी लॉ की लैंग्वेज या कोर्ट की जो भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं हूँ क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो भी हो सकता है मैं कहीं कुछ कमियाँ हों इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए और इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचाइए। थैंक फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।